अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको इसका लेक्चर 1 बोहर्स एटॉमिक थ्योरी और उसके एक रेडियस की डेरिवेशन करा चुका हूँ। सेक्शन C लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको कवर करा रहा हूँ और साथ में न्यूमेरिकल्स। तो कैचअप कीजिएगा पिछली अगर लेक्चर आपने मिस किए हैं। वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 2 है ये। लेक्चर नंबर 1 में हम बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट्स और बोहर थ्योरी की एक डेरिवेशन रेडियस की कर चुके हैं। आज मज़ीद 2 डेरिवेशंस हैं। टाइम बच गया तो मैं तीसरी भी इंशाल्लाह करा दूंगा, ताकि आप बिल्कुल ही सेफ जोन में माशाल्लाह से आ जाएँ कि सेक्शन C का सवाल आपका अटके नहीं। नंबर 2, नंबर 1 था रेडियस। डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस डेरिवेशन का पर्पस ये है कि किसी हाइड्रोजन एटम का जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है, यानी जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, ये हमारी एक्सप्रेशन ड्राइव करने का आज टारगेट है। तो इसका थोड़ा प्रीव्यू दे दूँ मैं आपको। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के गिर्द तो वेलोसिटी रखता है, तो हम कहेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी ड्यू टू मोशन या हैविंग वेलोसिटी इज़ कॉल्ड काइनेटिक। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो इट मस्ट हैव अ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब ख्याल से, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नो MgH, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी जो हम फिज़िक्स में पढ़ते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। तो टोटल एनर्जी इन दोनों एनर्जीज़ का सम हो जाएगा। जब वो सम करेंगे तो सिंप्लीफाई करके जो रिज़ल्ट आएगा वो कहलाएगी एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। लेकिन इसमें रेडियस की डेरिवेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रा उस लेक्चर को भी सामने रखिएगा। सही है, तो ये गौर करें। अब वर्डिंग यही लिखी हुई होगी आपके सामने कि टोटल एनर्जी associated with electron which is revolving at any instant in an orbit around the nucleus is the sum of its kinetic and potential। कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है उसके पास 2 तरह की एनर्जी है, यानी उसकी जो टोटल एनर्जी है इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब बस ख्याल रखना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी वो नहीं है जो स्टूडेंट आमतौर पर समझता है, इसकी वजाहत आगे आ रही है। इसको इक्वेशन 1 इसलिए दे दिया कि हम ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग निकालेंगे और फिर फीड कर देंगे इस इक्वेशन 1 में, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब नंबर 1 का मतलब है कि हम काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं। द काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू इट्स मोशन। ऑब्वियस बात है कि चल रहा है, हरकत कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ½ mv²। लेकिन अब ये ½ mv² में v अननोन होता है। आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि जो सर्कुलर मोशन में, जैसे मैरी गो राउंड वाला आपने कभी झूला झूला हो, उसमें वेलोसिटी चेंज होती है, तो हमें इसको रेडियस वाली डेरिवेशन से लिंक करना पड़ेगा। तो उससे आपको लिंक भी करना पड़ेगा इस डेरिवेशन को। अब लिंक क्या? लिंक ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर। रेडियस की डेरिवेशन के स्टार्ट में मैंने इसकी पूरी तफसील बताई थी। अब ये इसकी mv²/r जो है, और ये Ze² ये k था, याद हो अगर आपको, जिसको वैक्यूम परमिटिविटी का नाम दिया था मैंने। सही है, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो गई, यानी ये। अब इसमें गौर करें तो r से r² कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे mv² तो आ गया, हमें ½ mv² चाहिए होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो हम दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, क्योंकि एक 2 की कमी है यहाँ पे। तो 1/2 इधर भी आ जाएगा और 1/2 इधर भी आ जाएगा। जैसे मैथ्स में हम ऑपरेशन करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स, तो उससे हम कर सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स। तो ज़रूरत के तहत 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब गौर करें, ये चीज़ आ गई काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ½ Ze² 4πε0r। अब इसको छोड़ देंगे, रोक देंगे, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी आई, यानी पार्शियल एनर्जी काइनेटिक, पार्शियल पोटेंशियल एनर्जी देन टोटल एनर्जी। नोट करते रहिए, लेक्चर समझे, पूरा लेक्चर के तौर पे आप नोट्स बना सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं कि ये माशाल्लाह जो है अगर आप तरीके से इसको रजिस्टर पे लिखें
तो ये आपका लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी बन रहे हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी, ये इसको अंडरलाइन बोल्ड इसलिए क्या है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इज़ द वर्क डन, एनी एनर्जी कैन डू वर्क, वर्क इज़ डन एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ये बात समझने की है कि जो वर्क कर रहा हूँ मैं एनर्जी के बलबूते पे, तो इलेक्ट्रॉन भी जो घूम रहा है वर्क डन कर रहा है, वर्क डन एनर्जी की बुनियाद पर। इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम तो रहा है लेकिन उसको हम ब्रिंग करके लाए हैं दूर से करीब, ताकि वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहे और इस्केप ना करे। तो इसको कहते हैं ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन पॉइंट। अब पॉइंट कौन सा है? वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट। अब वो रेडियस होता है, याद होगा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है ये यहाँ पे, तो इसका फासला कितना हुआ? जो ऑर्बिट का साइज हुआ, यानी रेडियस। समझ में आ रहा है? एक्सीलेंट। अब पोटेंशियल एनर्जी इज़ द वर्क डन, इज़ द वर्क डन। तो वर्क डन इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझना है इस माइनस को, वाई माइनस, क्योंकि हम उसको अगेंस्ट मुखालफत में लेकर आए हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट नियरर टू द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। तो ये मुखालफत जो होगी कि इलेक्ट्रॉन आज़ाद रहना चाहे लेकिन हम उसको बांध के रखना चाहें, तो ये माइनस इस वजह से मुखालफत का। अब ये माइनस बारीकी हो गई, ठीक है। अब फोर्स कौन सी? इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ई लिखा हुआ है ये। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? जो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस है, यानी रेडियस। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। एफ ई यहाँ पर भी हम कर चुके थे पीछे, जेड ई स्क्वायर अपॉन के आर स्क्वायर, यानी वही इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्स फोर्स। अब आर से आर स्क्वायर कट गया, जो बच गया वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक आर बच गया। अब मंजिल करीब है, काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। एक स्टूडेंट एक चीज़ सोच रहा है कि सर आपने यहाँ पे 4 टू ज़ा 8 क्यों नहीं किया? वेरी गुड क्वेश्चन। आप भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप भी मेरे साथ काम करेंगे। इस 4 को 2 से अलग इसलिए रखा है कि ये गौर करें 4 फिर से आ गया। आगे हमें इन दोनों को ऐड करना है कि सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी गिव्स द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि एलसीएम में आसानी हो। समझ में आया? एलसीएम में आसानी होना, ये 4 टू 8 कर देता। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि 8 और 4 का एलसीएम, इस 4 से आसानी हो जाएगी एलसीएम में कर देंगे 8। गलत नहीं है, ये सब बातें जो बता रहा हूँ नोट डाउन करें, प्रैक्टिस में लाएँ। आप भी माशाल्लाह बेस्ट ऑफ द बेस्ट बात करेंगे। सही है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम इन दोनों को करने जा रहे हैं प्लस, यानी उस ऊपर वाली इक्वेशन में रखने जा रहे हैं। अगर आपकी याददाश्त सही रही, ये वाली, इसमें अब ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे और ये डेरिवेशन हो जाएगी दी एंड। चेक कर लें, ऐसे ही किया सर ने क्या, या कुछ और कर दिया? ऐसे ही किया, लेकिन उस करने से पहले एक इंग्लिश लिखी हुई नज़र आ रही होगी आपको कि नेगेटिव साइन क्या है। मैंने ज़बानी वैसे बता दिया, आप लोग इसको पढ़ के नोट भी कर लें कि माइनस साइन क्यों लगा दी भाई। पोटेंशियल एनर्जी जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं प्लस होती है, तो ये मुखालफत वाली पोटेंशियल है जो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान है, तो इसलिए हमने लिखा नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ लेस देन ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से कोई भी गिनती छोटी हो तो हम जानते हैं उसको नेगेटिव कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, ज़ीरो से छोटा है तभी नेगेटिव है ना। वेरी गुड, हो गया ये भी। तो ये वजाहत लिखी हुई है कि इस मुखालफत की वजह से इसकी एनर्जी नेगेटिव है या ज़ीरो से छोटी है। अब वैल्यूज पुट कर दें। क्या कहाँ रखी भाई? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या दी? KE + P, ठीक है, आसानी के लिए फिर लिख दी। अब KE ये थी वैल्यू, पेज पलट के आप अपना देख लें, मुझे तो याद है, हाफ ऑफ दिस, और माइनस में आई थी पोटेंशियल एनर्जी, तो प्लस इंटू माइनस मिलकर हो गया माइनस। अब जो बात मैंने बोली देखें वो समझ में आएगी आपको। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जब एलसीएम लूँगा ना तो आसानी हो जाएगी। ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम का, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक 2 कम है, 2 1 ज़ा 2 आ गया। अब 1 - 2 -1 होता है। अब देखिए 8 कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर दिया, जब काम निकल गया तो कर दिया, 4 2 ज़ा 8। लेकिन अब ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं है, रुके हैं।
एनर्जी तो हमारा मेन टारगेट है, टोटल एनर्जी निकालना, हेडिंग लगी हुई है। लेकिन व्हाट अबाउट आर रेडियस? रेडियस खुद भी तो एक अननोन चीज़ है। पहले ऑर्बिट का छोटा होता है, दूसरे का बड़ा, तीसरे का बड़ा। लास्ट लेक्चर में 0.529 एक वैल्यू लिखी थी, निकालें, चेक करें। तो अब रेडियस एक वेरिएबल है, तो अब इसको हम पिछली डेरिवेशन से लिंक करेंगे, यानी अब दोबारा ड्राइव नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, पेपर का क्वेश्चन, सब कुछ बता रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ी लेक्चर वीडियो लंबी हो जाती है। आप लोग साथ में रहेंगे तब मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। अब आर की वैल्यू पूरी ड्राइव नहीं करेंगे। अगर सवाल इम्तिहान में आ जाए कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ आपको उसका फाइनल फार्मूला याद होना चाहिए रेफरेंस देने के लिए। पूरा ड्राइव दोबारा से नहीं करेंगे, ये सब लिखें साइड पे कि रेडियस की डेरिवेशन दोबारा से नहीं करनी होगी अगर एनर्जी की डेरिवेशन आए। क्लियर है? अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मूव करके कि रेडियस की डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में क्या की थी। ये देख लें भाई, लास्ट क्लास में हमने रेडियस की डेरिवेशन क्या की थी, ये की थी, निकाल के चेक कर लीजिएगा। n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन z पाई m e स्क्वायर, ये ड्राइव्ड है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू ऑफ रेडियस खाली पुट करनी है, पूरी दोबारा से ड्राइव नहीं करनी होगी अगर ये डेरिवेशन आएगी। अब इस r को हम ले जाके इस r की जगह रखेंगे, तो अब नज़र आ रहा है बहुत कुछ सेम नज़र आ रहा होगा, पाई और पाई, सही है, e और e, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन, तो काफ़ी कुछ कटेगा, काफ़ी कुछ मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगी एनर्जी। तो ये रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद करें, n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन z पाई m e स्क्वायर, ताकि जब पुट करने का वक्त आए तो हम कहेंगे अरे वो तो याद ही नहीं बन, तो यहाँ पे अटक जाएगी डेरिवेशन। क्लियर हुआ पॉइंट? यानी यहाँ पे हमें r को वर्बली याद भी करना है ड्राइव करने के साथ साथ, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम डायरेक्ट पुट भी कर सकें, और न्यूमेरिकल भी है उसके लिए भी काम आएगा। अब इस r को हम पुट करने जा रहे हैं, सही है भाई, तैयार हैं? ये लें, पुट हो गया और डेरिवेशन हो गई एंड, यानी डेरिवेशन एंड हो गई। पुट कैसे किया भाई? पुट ऐसे किया कि अगर आपको याद हो r अपॉन में था, r अपॉन में था इस तरह माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर r। तो अब r अपॉन में और ख़ुद r की वैल्यू भी अपॉन में, तो इतने सारे डबल डेकर अपॉन, तो r की वैल्यू को रख के उलट दिया, गौर करें उलट दिया, तो r की वैल्यू जो थी उसमें n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर ऊपर लिखा होता था, तो वो नीचे आ गया रेसिप्रोकल में, मल्टीप्लाई का निशान आ गया, और जो नीचे लिखा हुआ था z पाई m स्क्वायर वो ऊपर आ गया। पॉइंट समझे? यानी डिवाइड लिख कर भी सकते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा, वरना अगर आपको समझ में आ गई बात तो मल्टीप्लाई करके रेडियस की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें। क्लियर? तो अब ये पाई से कट गया आपका पाई, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा, z से z मल्टीप्लाई z स्क्वायर, e से e स्क्वायर e4, m अपनी जगह, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, n स्क्वायर अपनी जगह, 8 अपनी जगह, h स्क्वायर अपनी जगह। अब ये डेरिवेशन तो हो गई, लेकिन इसमें आप गौर करें एक चीज़, इस n को छोड़कर और z को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सही है, 8 कांस्टेंट, और ये परमिटिविटी कांस्टेंट और प्लांक्स कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। तो जिस तरह हमने रेडियस में एक ए नॉट अलग किया था, याद आ जाए तो, बिल्कुल उसी तरह इसमें ये चीज़ों को अलग करके के नाम दे देंगे, ताकि डेरिवेशन की एक समरी बन जाए कि ये सब कुछ कांस्टेंट है सवाए इन चीज़ों के। तो गौर से देखें, अब Z को तो 1 लिख के फारिग कर दिया कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम हैविंग प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन 1, एटॉमिक नंबर 1, तो ये 1 गायब हो गया। बाकी जो बचा इसमें K लिख दिया हमने इस वैल्यू को, कि देखें इसमें Me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, सही है, ये वैल्यू हो गई आपकी। इस n को यहाँ से हटा दें, बाकी जो बचा ये कांस्टेंट है K, ये मिस प्रिंटिंग है कि सही कर लें, Me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, यानी इसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट, वो आ गया। अब इसको K बोल दें, ये MCQs के लिए लिखना है। अच्छा, डेरिवेशन आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ये लिख के K क्या है, बस नीचे जो कुछ लिखा है वो समझा दूँ, सिर्फ वो लिखने का नहीं होगा। ये वैल्यू MCQs में काम आएगी कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होती है, तो n को 1 रख दें, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो K की एनर्जी आ जाएगी माइनस करके, सही है, लेकिन हमने मैग्नीट्यूड के लिए प्लस लिखा हुआ है, जूल पर एटम, जूल एनर्जी का यूनिट, पर एटम का मतलब एक एटम, एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, तो पर,
और इसी को अगर आप किलो जूल बनाएंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो किलो करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा तो आपकी वैल्यू दूसरी आ जाएगी। ये MCQs है, यहाँ पे डेरिवेशन और के की वजाहत लिखकर यानी आपको यहाँ तक करनी है डेरिवेशन, ब्रैकेट भी लगा दिया कि डेरिवेशन कितनी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बारीकियाँ नोट करें तब ये अच्छा लगेगा लेक्चर, वरना बोर भी हो जाएंगे और कहेंगे कि सर का समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक डेरिवेशन रह गई, वो छोटी डेरिवेशन है, कहीं चले मत जाइएगा। ये थी एनर्जी की डेरिवेशन। अब हम करेंगे डेरिवेशन फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो रेडिएशन एमिट की थी इलेक्ट्रॉन ने। बोर के पोस्टुलेट निकाल के रखिए अपने सामने, लेक्चर 1, कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो फोटोन एमिट करता है, यानी अगले से पिछले में जब आता है, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ से यहाँ आया, इसमें E1 इसकी एनर्जी थी, इसमें E2 थी, तो अब इसके डिफरेंस हो गया डेल्टा E, सही है। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आएगा ना तो रेडिएशन खारिज करेगा, जिसकी हमने प्लांक्स कांस्टेंट पढ़ा था और प्लांक्स थ्योरी पोस्टुलेट था, ये जाके चेक करें इसी लेक्चर 1 में फर्स्ट ईयर के, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल नियरर टू द न्यूक्लियस इट रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन क्वांटा, क्वांटाइज एनर्जी। अब ये डेरिवेशन आ रही है, यानी इस पोस्टुलेट की डेरिवेशन के कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन या रेडिएशन निकालेगा इलेक्ट्रॉन जब वो जंप करेगा हायर से लोअर एनर्जी लेवल में। ये देखिए मैं साथ साथ थ्योरी और थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, वरना छपवाने को मैं छपवा के फारिग कर दूँ, इस स्लाइड को ऊपर करूँ, कहूँ कि बेटा छाप लो, लेकिन मुझे पढ़ाने में ऐसे मज़ा नहीं आता। मैं जैसा भी टीचर हूँ आप समझें, अपना तय करें, सही है। तो अब ये हमें करना है। तो अब चेक करें डेरिवेशन की हेडिंग क्या लगी हुई, डेटा 3 आ गया। 1 था रेडियस, 2 था एनर्जी, 3 हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये म्यू का जो निशान है, म्यू, ये म्यू है, म्यू का निशान जो मैंने कहा था कि सर कर्व करके बना है। रेडिएशन यानी फोटोन, फोटोन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चेक करें भाई क्या करना है इसमें। इसमें पिछली डेरिवेशन का लिंक है। अच्छा, लिंक टू लिंक चल रही है डेरिवेशन। रेडियस की देखिए ज़रूरत पड़ी एनर्जी में, अब एनर्जी की डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी फ्रीक्वेंसी में। कैसे? क्योंकि जब एनर्जी की इस पोस्टुलेट में आप रखेंगे E2 माइनस E1 को यहाँ पे, तो समझदार माशाल्लाह स्टूडेंट मेरे साथ हैं, तो E2 E1 कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? जो एनर्जी की डेरिवेशन उससे। बस फ़र्क क्या होगा, एनर्जी 1 जो होगी उसमें N1 लिख देंगे कि एनर्जी लेवल 1 की एनर्जी, E2 का मतलब एनर्जी लेवल 2 की, तो उसमें 2 आ जाएगा। बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, M इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, चाहे इस शेल में हो चाहे इस शेल में हो, H प्लांक्स कांस्टेंट ही रहेगा, मास इलेक्ट्रॉन का वही रहेगा, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट का हो या सेकंड का हो। जल्दी से ख़त्म कर दें ये डेरिवेशन। बस इसमें बारीकी क्या थी कि बोहर ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से, यानी एक्साइटेड स्टेट, हायर स्टेट को एक्साइटेड स्टेट कहते हैं और नीचे ग्राउंड स्टेट होता है, यानी ये ग्राउंड लेवल है और ये एक्साइटेड है। एक्साइटेड से ग्राउंड में आना है, ध्यान रहे, उल्टा नहीं जाएगा तो एब्जॉर्ब करके जाएगा, उसकी डेरिवेशन नहीं होती। तो ये रेडिएट्स एनर्जी निकालता है डेफिनेट यानी क्वांटाइज, किसके बराबर? 2 एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर, ना उससे कम ना ज़्यादा। E1 एनर्जी ऑफ ऑर्बिट 1, E2 एनर्जी ऑफ ऑर्बिट 2। तो ये पोस्टुलेट जो था इसमें पुट कर दें। E1 की वैल्यू में N1 आ जाएगा, E2 की वैल्यू में N2 आ जाएगा, बाकी कुछ वही रहेगा। सर ये कहाँ से आया है? ये वहीं से आया जो अभी हमने ड्राइव किया था, E इज इक्वल टू माइनस ME² अपॉन 8ε0 स्क्वायर H² N², यहाँ से आया, जिसको हमने लिख दिया था K, याद आया कुछ? यहाँ से आया है। मैं तो लिंक बना रहा हूँ, आप लोग भी काइंडली लिंक बनाएं तब अच्छा लगेगा। देखें मैं तो फ़ौरन देखें सामने नहीं है, लेकिन दिमाग से भी पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह से, तो ये देखें लिख भी दिया गया आया कहाँ से। लेकिन समझे क्या, ये फार्मूला याद नहीं होगा अगर, तो ये डेरिवेशन अटक गई।
रेडियस नहीं याद होगा तो एनर्जी की अटक गई। तो ये फॉर्मूले साइड पे लिस्ट बना लें कि एनर्जी का फॉर्मूला अलग से भी काम आ रहा है, ड्राइव करना भी आना चाहिए, रेडियस का फॉर्मूला अलग से भी काम आ रहा है, ड्राइव भी करना आना चाहिए। तो ये बारीकियाँ जो बता रहा हूँ काम की हैं, समझदार लोग समझ रहे हैं। सही है, इसको ले आके हमने रख दिया E2 माइनस E1 में। अभी E2 में रख दिया ये, माइनस E1 में रख दिया ये, लेकिन अब दोनों फार्मूलों में एनर्जी नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन की। तो ये देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो प्लस वाले को पहले लिख दें, माइनस वाले को बाद में। नहीं समझे? ये कह रहा हूँ, ये हो गया माइनस Me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर 1 अपॉन N स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, Me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर। अब समझ आया? ये स्टेप आप फेयर भी कर सकते हैं। अब देखें ये चीज़ कॉमन है दोनों में, नज़र आ रहा है? ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो ये ले लिया कॉमन। तो देखें Me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर कॉमन आ गया। प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को 1 अपॉन N2 स्क्वायर बाद में लिख दिया। समझ में आ गया? अब तो ये रेड वाला पेन फेयर कर लीजिएगा कि स्टूडेंट परेशान हो रहे क्या हुआ, कि पहले इसको माइनस इंटू माइनस प्लस करके दिखाएं, फिर प्लस वाले में से कॉमन लेके पहले दिखा दें और माइनस वाले का बाद में दिखा दें, और ये हो जाएगी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई। ये तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ गया, हाजिर है ना भाई? ये तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ गया। अभी मैंने लिखा था कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी तो H में होता है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब इसमें रखेंगे तो 2 लाइन के बाद डेरिवेशन कंप्लीट होगी। ये तो एनर्जी डिफरेंस आ गई। हेडिंग क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का निशान तो म्यू है। सही है भाई? अब देख लें दी एंड। ये एक्सप्रेशन डिटर्मिनिंग द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, हमें पता है कि एनर्जी डिफरेंस फोटोन के तौर पर अपीयर होता है, यानी डेल्टा ई इक्वल टू एच म्यू। अब इसमें रखेंगे तो देखें पीछे आया था डेल्टा ई, तो डेल्टा ई बन गया एच म्यू। सही, अब एच अपॉन में चला जाएगा, अब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसी डेल्टा ई में छुपा हुआ था एच म्यू। ये फॉर्मूला प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का है, इसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं और इसी को बोहर्स पोस्टुलेट भी कहते हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी है, बोहर का पोस्टुलेट भी है, क्योंकि बोहर ने प्लांक्स की थ्योरी की मदद ली थी अपनी डेरिवेशन में। ये भी नॉलेज दे रहा हूँ। प्लांक्स ने अपनी थ्योरी पहले पेश की थी 1900 AD में, बोहर ने अपना जो ये पोस्टुलेट्स और अपने एटॉमिक मॉडल पेश किया था 1913 में। 13 साल बीच में है, प्लांक्स सीनियर बन रहा है। अब h को उधर क्रॉस कर दें तो h स्क्वायर इंटू एच मिलकर हो जाएगा h क्यूब। समझ में आ गई डेरिवेशन? तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज में होती है फ्रीक्वेंसी, जूल में होती है एनर्जी, एमस्ट्रॉन्ग यूनिट या मीटर सेंटीमीटर में होती है रेडियस। रिवाइज भी कर रहा हूँ। अच्छा अभी भी आप लोग जा रहे हैं? अगर 2 मिनट है प्लीज़ रुक जाएं, ताकि मैं एक शहीदों वाला काम कर दें कि एक वेव नंबर की भी डेरिवेशन वो इम्तिहान के लिए कम आने वाली है, लेकिन देख लें कि सारी डेरिवेशन JJC सर जवाद ने करा दी माशाल्लाह। इम्पॉर्टेंट कौन सी हैं ये साथ साथ लिखें। इस सेशन में अगर आप पढ़ रहे हैं 2023 में, तो इम्पॉर्टेंट एनर्जी वाली डेरिवेशन और फ्रीक्वेंसी वाली डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेडियस वाली थोड़ी कम है। देखिए साथ साथ में आपका टाइम ख़राब करने में ये बताता भी जा रहा हूँ तो कुछ तो फ़ायदा हो जाए। ये आखिरी चीज़ें देख लें तो दी एंड हो जाएगा शहीदों वाला। ये क्या है सर? ये है वेव नंबर की डेरिवेशन, वेव नंबर। ये देख लें भाई, डेरिवेशन का नाम है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है तो रेडिएशन खारिज करता है। तो अब ये रेडिएशन जो है क्या है? वेव्स हैं। अगर गौर से देखें वेव्स हैं, ठीक है? तो पर यूनिट डिस्टेंस कितनी वेव्स गुजरी, नंबर ऑफ वेव्स, ये कहलाता है वेव नंबर। V बार इसका निशान होता है। ये वेव नंबर यानी कितनी वेव्स गुजरी जब
इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और फोटोन यानी रेडिएशन वेव्स निकाली, तो कितनी वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, अगर मीटर में तो पर मीटर कितने गई, जैसे अब ये पर डिस्टेंस अगर मीटर में तो पर मीटर वेव्स की तादाद नंबर, समझ में आ गया। अच्छा ये डेफिनेशन भी आ सकती है सेक्शन बी में कि डिफाइन वेव नंबर, तो ये वेव नंबर की डेफिनेशन है, ये वेव नंबर की डेफिनेशन है, लेकिन साथ साथ मैं आपको बातें बता रहा हूँ। ये तो लग रहा होगा सर लंबी कर रहे हैं अपनी लेक्चर वीडियो, जान के नहीं करता हूँ बेटा, समझाना है तो टाइम लगेगा, समझना है तो टाइम लगेगा, सिर्फ पैचअप करके जान छुड़ाना है तो मैं भी भाग सकता हूँ, आप भाग रहे हैं नहीं आप जानते हैं। तो कितनी वेव्स यूनिट डिस्टेंस से गुजरी स्पेस में, क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द स्पेस है, वो कहलाएगा वेव नंबर। तो इसके यूनिट्स हो गए, क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होते, तो पर डिस्टेंस हो गया मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, ये ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका वेव नंबर का, और ये CGS सिस्टम का। पर कोई कहते हैं इनवर्स, मर्जी आपकी, यानी आप इसको भी पर मीटर लिख सकते हैं अगर चाहें तो। अच्छा लास्ट जो डेरिवेशन हुई उसमें बस 3 लाइनें करनी हो, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट डेरिवेशन यानी फ्रीक्वेंसी की, चेक करें फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन, और ये हो जाएगा एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये फॉर्मूला याद करेंगे तब होगी ये डेरिवेशन ख़त्म, कि फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है वेव नंबर के साथ। ये फ्रीक्वेंसी, ये वेव नंबर, और C वेलोसिटी ऑफ लाइट, रेडिएशन जो निकलती हैं, रोशनी की शुआएं जो निकलती हैं, फोटॉन्स जो निकलते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। तो ये स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट का निशान है C, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन साथ साथ मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब उस फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन जो आई हुई थी उसमें हमने ये देखें रख दिया, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन आई हुई थी, ये पेज पलट के देखें, फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन ये आई हुई थी। अब इसी में यहाँ पे म्यू की जगह रख दिया V⁻C, V⁻ वेव नंबर, C को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डेरिवेशन ख़त्म। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा सर कहते हैं जाओ, फिर कहते हैं लेकिन रुको, भाई ये मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अच्छा या बुरा है, वो बात आएगी तो मैं लेकिन या वेकिन तो कुछ तो बोलूँगा ना, कि जैसे ये चला गया अरे डेरिवेशन ख़त्म, बंद कर दो भाई, एक लाइन रह गई है। क्योंकि एक और करें, सब कांस्टेंट आ गया, m मास कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, एप्सिलॉन परमिटिविटी वैक्यूम कांस्टेंट, h प्लस कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट। तो ऑल कांस्टेंट्स, रेडबर्ग कांस्टेंट, मशहूर ज़माना रेडबर्ग, इसके न्यूमेरिकल भी है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिखकर फिर ख़त्म कीजिए इस डेरिवेशन को। अब देखिए ये ख़त्म होगी डेरिवेशन। अब ये जो पूरा कांस्टेंट आ गया ये हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट। अब इसलिए हमने इस डेरिवेशन में आखिर में क्या लिख दिया कि वेव नंबर इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू दिस। कितने सारे कांस्टेंट के बदले एक कांस्टेंट कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट, जो रेडबर्ग एक केमिस्ट था उसने बयान किया था, और इसकी वैल्यू इतनी लंबी चौड़ी है 1096780 पर मीटर। तो इतनी सारी वैल्यू के बजाय आप ये भी लिख सकते हैं 10⁻7, क्योंकि गौर करें यहाँ पे 7 डिजिट्स होंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, देखा। तो ये 7 आ गया 10 की पावर, और नीचे आ गया 1.096 1.09। अच्छा ये याद करना आसान है, आप लोगों का मोबाइल पैकेज मोबाइल नंबर गोल्डन नंबर 678901, याद करना बता रहा हूँ, 678901 है ना गोल्डन। लेकिन आपकी मर्ज़ी है जैसे भी याद करें। 1.09678 एक्सपोनेंट 7 पर मीटर, रेडबर्ग कांस्टेंट। दिस कंप्लीट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर 2 फॉर द सेक्शन C केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। तो लोगों को भी रेफ़र कीजिएगा, JJC भाई सर, जब बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप किस तरह के लेक्चर देखना चाहते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।